को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी चाय पीने के बाद एनर्जाइज थोड़े हो गए होंगे। तो जो आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोफेसर आर.एस. यादव साहब का जो एड्रेस था, रियली इट वाज थॉट प्रोवोकिंग एज ए टीचर। और आप में से बहुत सारे जो हमारे साथी हैं, मैं पहले भी उनसे मिल चुका हूँ और प्रोग्राम्स को अटेंड कर चुका हूँ। ये जो प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, मैं थोड़ा सा 5 मिनट इसके ऊपर भी बोलूँगा। देखो दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप लोग हर साल ही आप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑलमोस्ट आप अटेंड करते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है आपकी अपनी स्टेट से बाहर आप अटेंड कर रहे हैं। आपके लिए एक वेन्यू ऐसा है जो एक बड़ा पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट भी है। आप आसपास घूम भी सकते हैं और लोग इसके लिए अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करके आते हैं। यहाँ सरकार ने आपको भेजा है तो आप उसको भी एंजॉय करिएगा, वेदर को भी एंजॉय करिएगा। जो रिसोर्सेज इस नेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर अवेलेबल हैं, हालांकि ये एक्सक्लूसिवली विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए या विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए है, लेकिन ये अक्रॉस द डिसेबिलिटी भी आप बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आपने नेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आके वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा ये आपके लिए अच्छा अनुभव रहेगा और कुछ ना कुछ आप यहाँ से सीख के ही जाएंगे। और इंस्टीट्यूशन में जो काम करने वाले जो लोग हैं यहाँ, उनको ये भी लग रहा था कि हरियाणा की हमारी थोड़ी सी इमेज डिफरेंट है कि वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, कभी वही हमारे को सिखा के ना चले जाएं सीखने की बजाय। तो वो आपके डिसिप्लिन के ऊपर उनका बड़ा फोकस है। तो मेरी आप सभी साथियों से उम्मीद है और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि हमारी अपनी स्टेट को हम ऑनर करें और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप बड़ी खुशी खुशी अटेंड करें और एंजॉय करें इसको जितना भी हो सकेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप फील्ड में रहते रहते आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो अनुभव है, वो आपका अपना धन है, आपकी अपनी वेल्थ है, वो इंटेलेक्चुअल वेल्थ है आपकी। और उसको आप किसी के साथ शेयर करते हैं, वो आपका अपना ये समझिए कि आपका अपना बड़प्पन है। और यहाँ जो लोग आके आपके साथ शेयर करते हैं वो उनकी अपनी एक्सपर्टीज, अपनी एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये जैसे बात की थी प्रोफेसर यादव ने और कैप्टन अजय स्वरूप जी भी कह रहे थे कि इट्स ए बोथ वे ऑफ लर्निंग। हम एक दूसरे से सीख रहे हैं और सीखेंगे इसके अंदर। मुझे जो टॉपिक इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि सर एकेडमिक इंटरवेंशंस के ऊपर बोलना, तो मुझे लगा कि एकेडमिक इंटरवेंशंस के ऊपर आपके बहुत सारे जो स्पीकर्स हैं वो उनका फोकस ही रहेगा। विद इन द NIVH आएंगे और आउटसाइड द NIVH आएंगे। यहाँ भी जैसे डॉक्टर धालवाल थे, आपको मैं एक आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जितने भी लोग ऑलमोस्ट इस डैश के ऊपर थे, ये सभी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, किसी ना किसी वे से कनेक्टेड हैं, अदरवाइज बिलोंग नहीं करते। तो यहाँ के जो डायरेक्टर साहब थे मनीष वर्मा जी, वो भी हरियाणा में काफ़ी साल तक उन्होंने जॉब की, ऑलमोस्ट 10 years तक ही वर्क इन इंजीनियरिंग कॉलेज इन हरियाणा। बेसिकली इज एन इंजीनियर और वो वैसे रहने वाले राजस्थान से हैं, सीकर डिस्ट्रिक्ट से हैं। और ऐसे ही डॉक्टर जसमेर आप सभी जानते हैं कि वो आपके बीच में से ही निकल के आए हैं यहाँ। वो भी स्पेशल एजुकेटर थे, नाउ ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिस इंस्टीट्यूशन। ऐसे डॉक्टर सुरेंद्र धालवाल जो लास्ट 22 years से यहाँ सर्विसेज दे रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन के अंदर। और वो एक जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं, आपको बताऊँ मैं। अगर आपको उनसे किसी प्रकार का लाभ लेना है, बहुत सारे लोग उनके पास आते हैं, दूर दूर से आते हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफ जो उत्तराखंड है, अगर वो किसी की असेसमेंट करवाना चाहती है, तो मेंटल हेल्थ की असेसमेंट है या किसी भी मेंटल स्टेटस से रिलेटेड पैरामीटर्स की जो असेसमेंट है, तो वो उनके पास रिकमेंड करती हैं और वो उनके असेसमेंट करके उनको देते हैं। तो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के एक्सपर्ट आप जैसे जो टीचर्स हैं, वो मुझे जो लगता है वो उनसे काफ़ी कुछ उनको बेनिफिट मिलेगा।
और ओवरऑल बात यही है कि जितने भी यहाँ के लोग हैं वो सब किसी न किसी तरीके से जो डायस के ऊपर बैठे थे वो आपसे भी जुड़े हुए हैं, हमारे अपने राज्य से भी जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए डॉक्टर धारवाल ने कहा कि आप हमारे अतिथि भी हैं और आप के राज्य का मैं निवासी भी हूँ, तो मैं आप जैसा ही हूँ। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ये डायरेक्टली तो आपसे कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी है। बीइंग ए स्पेशल एजुकेटर, आप कैसे मदद कर सकते हैं जो दिव्यांग बच्चों की कि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने आप को फिट बनाएं। उनकी एजुकेशन तो जैसे भी हो रही है, जिस भी लेवल की हो रही है, देखिए हमारे पास बहुत सारा डेटा आता है, रिसर्चेस भी बताती हैं, सर्वेज भी बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं जो एकेडमिक जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और वो उनमें फेल भी हो जाते हैं, लेकिन जब उनकी वोकेशनल सब्जेक्ट्स की टेस्टिंग की जाती है तो उनके बड़े अच्छे स्कोर्स आते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो व्यावसायिक शिक्षा है या किसी भी व्यवसाय के अंदर अपने आप को मीन्स उनका जो एप्टीट्यूड है या उनकी जो इंटरेस्ट है, उनकी जो लाइकिंग्स हैं, वो फिट होती है। तो क्यों ना हम उनको किसी व्यवसाय के लिए तैयार करें जिससे कि वो कुछ अर्न कर सकें। अगर वो अर्न कर सकेंगे, उनके अंदर कमाने की काबिलियत होगी, तो अपने आप की वो जो उनकी इंडिपेंडेंट लिविंग है वो उसको सस्टेन कर पाएंगे, उसको बना कर पाएंगे। तो जिसमें हम बात करेंगे वोकेशनल और स्किल बेस्ड एजुकेशन की, वोकेशनल व्यवसायिक शिक्षा या हम जिसको आजकल स्किल के ऊपर जोर है, कौशल निर्माण के ऊपर जोर है, और ये होना भी चाहिए कौशल निर्माण के ऊपर। देखिए अभी रिसेंट में मैं हरियाणा के अंदर, आप भी सभी फेस करके आए हैं, फार्मर्स का एजिटेशन हो रहा है। वो क्यों एजिटेशन कर रहे हैं? क्या हम वास्तव में कभी सोचते हैं ऐसा क्यों है? कई लोग बोलते हैं पॉलिटिकल एजेंडा है, कई बोलते हैं कि जी जो सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है कि मोदी साहब को डाउन करने के लिए वो इस टाइप का एजिटेशन कर रहे हैं। मतलब अपने अपने विचार हैं, अपने अपने ढंग से लोगों के वो अपने आप को व्यक्त करते हैं। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है, डाटा क्या बोलता है राष्ट्र का, वो ये बोलता है कि हमारी राष्ट्र की 47% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। उसका जो व्यवसाय है वो कृषि ही है, और उसकी जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 16% है। आप सोचिए, इसके ऊपर विचार करिए कि 47% जो हमारी पॉपुलेशन है वो कृषि के ऊपर आधारित है। उसका जो प्रथम व्यवसाय है, जो वोकेशन है, वो एग्रीकल्चर है या उससे रिलेटेड जो आगे मेन सेक्टर्स हैं तो वो है। लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन वो 16% है। मतलब 84% जो नेशन की जो इनकम है वो दूसरे व्यवसायों से आती है। तो कृषि के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो तो उनकी प्रोडक्टिविटी है ही नहीं, मीन्स इन टर्म्स ऑफ इनकम वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे, वो तो सिर्फ 16% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर वो एजिटेशन कर रहे हैं तो क्या ये भी एक इसका कारण है? ये भी सोचने की जरूरत है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल, आप सभी ने प्राइमरी टीचर या किसी भी टीचर या किसी भी प्रोफेशन में जाने की क्यों सोची? आपने अपने आप को कृषि पे आधारित क्यों नहीं रखा? क्योंकि बेसिकली तो जितने भी लोग बैठे होंगे ना, आप जैसे लगभग 85% जो लोग हैं उनकी जो फैमिलीज थी वो सारी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, किसान ही थे हम, क्योंकि हमारा कंट्री ही एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। तो हमने ये टीचर बनने की क्यों सोची? इस प्रोफेशन को क्यों अपनाया या इस वोकेशन को क्यों अपनाया? क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ से अर्निंग हमारी ज़्यादा है, यहाँ हमारी स्टेबिलिटी है, और कृषि में नहीं। बारिश हो गई, आंधी आ गया, तूफान आ गया, ओले पड़ गई, अकाल पड़ गया, तो हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट भी ना मिले। अर्निंग की तो बात दूसरी है। तो फिर हम दूसरे व्यवसायों की तरफ सोचने के लिए बाधित हो रही है। ये जनरल मतलब इन जेनरिक टर्म के अंदर सामान्य भी लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है, और अगर आप डिसेबल्ड की बात करेंगे तो उनके लिए तो और ज्यादा एप्लीकेबल है कि विकलांग जो बच्चे हैं वो तो और ज्यादा डिसएडवांटेज्ड है। अगर कॉमन मैन कृषि को अपना एक प्रथम व्यवसाय नहीं बनाना चाहता, जो रिसर्च बोलती है या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की स्टैटिस्टिक्स बोलती है वो ये कहती है कि एक फैमिली के पास कम से कम 8 से 10 एकड़ जमीन होनी चाहिए
जिससे कि वो ठीक ढंग से नॉर्मल जीवन यापन उसकी फैमिली कर सके, वो अपने खर्चे निकाल सके। लेकिन अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स, हरियाणा में तो हम देखते ही हैं कि कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास 8-10 एकड़ जमीन बची है, किसी के 2 एकड़ है, किसी के 3 एकड़ है। डिवीजन ऑफ लैंड इतना ज्यादा है, इसलिए उनकी इनकम भी कम है। तो हम दूसरे वोकेशंस की तरफ मूव कर रहे हैं। और स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि 10 करोड़ जो लोग हैं वो किसानी छोड़ के दूसरे व्यवसाय के अंदर आना चाहते हैं। वो किसानी छोड़ के दूसरे व्यवसाय के अंदर आना चाहते हैं, वो तैयार बैठे हैं माइग्रेशन के लिए। और जो विदेशों के अंदर आप माइग्रेशन देख रहे हो, लोग अपनी जमीन बेच के, वो क्या बोलते हैं इलीगल वे, डंकी एक वे तरीका बताया, 45-40 लाख रुपए खर्च करके इलीगल तरीके से हम माइग्रेट बनते हैं, माइग्रेशन में जाते हैं। अभी आपने न्यूज में देखा होगा टीवी के ऊपर कि हमारा पूरा का पूरा एक प्लेन ही पकड़ लिया फ्रांस ने, जो इलीगल इमिग्रेंट्स का था। तो वो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमारे को यहाँ लगता है कि जिस वोकेशन के अंदर हम, जिस प्रोफेशन के अंदर हैं, वहां से हमारी कमाई नहीं हो रही है, हम करेंगे क्या? मीन्स अर्निंग नहीं है हमारी, तो हम दूसरे व्यवसाय की तरफ जाना चाहते हैं। जो इलीगल तरीके से जाते हैं उनको पता है कि बाहर जाके भी हमारे को मजदूरी ही करनी है, चाहे हम ड्राइवर बनते हैं, वहां सिक्योरिटी के अंदर हम जाते हैं, वॉचमैन बनते हैं, वहां गार्डनर बनते हैं, कारपेंटर बनते हैं। अभी न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ रहे थे, हमने भी पढ़ा सबने, इजराइल ने 10,000 वर्कर्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर वो डिमांड की है, और हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा कि यस हम भेजेंगे। और मिले कितने? 750। मीन्स हमारे पास स्किल्स नहीं है। अरे ये तो मूव कर रहा है, इसको फर्स्ट लाइन पे देखो, फर्स्ट पे रखो जब तक मैं ना कहूं। तो इजराइल के अंदर 10,000 लोगों की वर्क फोर्स भेजने का हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन हमारे पास मतलब वो मैसन ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरा ड्राइवर है, वो बेसिकली परमानेंट ड्राइवर है, तो वो बेसिकली ये चिढ़ाई का काम करता है, उसका मीन्स फैमिली प्रोफेशन ये है। तो मैंने उसको कहा कि तुम इजराइल के लिए फॉर्म अप्लाई कर दो। कहता है सर मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो मैंने कहा क्या एलिजिबिलिटी मांगी है उसने? सर वो गवर्नमेंट सेक्टर से सर्टिफिकेट मांगते हैं, और हम तो ऐसे कोठियों की ठेके लेते हैं, और आता मुझे सब है, मतलब मैं स्किल्ड हूँ, लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर सकता, मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं। आज हम उसी की बात करेंगे, वो सर्टिफिकेशन कौन सा है, वो नहीं जा पा रहा है। तो हमारे को स्किल की भी जरूरत है, सर्टिफिकेशन की भी जरूरत है। और आप ये भी बात करेंगे कि सर जो हमारे पास जो बच्चे आते हैं, हालांकि हरियाणा में जो सिंगल विंडो सिस्टम किया हुआ है, आप ही सब कुछ देखते हो 12वीं तक, ऐसा सही है क्या? तो वो टैग लगाना भी आपके ऊपर सही नहीं है कि आप सिर्फ 8वीं तक के बच्चों को ही देखोगे। चलो वो रिक्रूटमेंट नॉर्म्स ऐसे थे कि जब भर्ती हुई तो हम कह देते हैं भाई सर्व शिक्षा अभियान के अंदर वो भर्ती है, लेकिन काफी समय से आप एक क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के विद्यार्थियों से संबंधित जो कार्य होते हैं, दिव्यांग जो बच्चे हैं उनसे संबंधित आप कार्यों के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व रखते हो, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे रखते हो, स्कूल लेवल पे आपकी पोस्टिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन इस प्रेजेंटेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस भी कैपेसिटी के अंदर आप हो, और मैं तो ये कहूँगा कि हम सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों की बात नहीं कर रहे, मैं नॉर्मल बच्चों की भी बात कर रहा हूँ, अपने फैमिली मेम्बर्स की भी, अपने रिलेटिव्स की, अपने सराउंडिंग के अंदर जो भी लोग रहते हैं, हम उनको कहें कि हम स्किल एजुकेशन की बात करें, क्योंकि उसी से ही हमारे को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है, उसी से ही हमारी अर्निंग होगी। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उस सेक्टर में तो जो कंपनीज है वो कहते हैं कि जो लोग हैं ये एम्प्लॉयबल ही नहीं है। 70% इवन जो इंजीनियर्स हैं, और मैं जींद के अंदर एक हॉस्पिटल है, अगर आप जींद से बिलोंग करता कोई एक आधा पार्टिसिपेंट इसके अंदर, तो वो दिल्ली हॉस्पिटल है, उसके पास एक रेडी लगाता है चाय वाला, उसने लिखा हो बीटेक चाय वाला, उसने बीटेक की डिग्री की हुई है, उसके बाद वो चाय बेचता है, चाय बेचने एक स्किल है, तो उसकी बीटेक की डिग्री कैसी थी? वन स्किल्ड थी क्या? तो वो एक क्वेश्चन मार्क लगाता है हमारी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, तो उसकी हम बात करेंगे। यस, आप फर्स्ट स्लाइड पे मत करिए।
ये आपके सामने सिनेरियो है जो गवर्नमेंट जॉब्स है जिसमें आप भी लकी हैं, चाहे आप किस भी कैपेसिटी के अंदर गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ना आप काम कर रहे हैं, तो आप हिंदुस्तान के 99% कर्मचारियों से ऊपर हैं इन टर्म्स ऑफ मैनी फैक्टर्स, चाहे वो आपकी सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी लीव से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी वर्क कंडीशन से रिलेटेड हो। आप 99% लोगों से अपने आप को लकी समझिए, क्योंकि आप उन 1% लोगों के अंदर आप अप्लाई करते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है। और जो प्राइवेट जॉब है ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ जिसको सेमी गवर्नमेंट या जिसके ऊपर गवर्नमेंट के रूल एप्लीकेबल होते हैं लेकिन वो प्राइवेट हैं, वो 2% ही हैं और बाकी तो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बीटेक वाले ने रेडी लगा ली, वो चाय बेचता है, या कोई ईंट भट्ठा मजदूर है, या कोई जो भी एम्प्लॉयमेंट आप किसी भी शहर के अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि जो भी कोई काम कर रहा है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वो काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी जो अर्निंग्स होती हैं। तो आप उन 99% लोगों से आगे हैं जिनके पास गवर्नमेंट की जॉब है और गवर्नमेंट जॉब दे भी नहीं सकती है सबको। मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को यहाँ रखना क्लियर आ सकता है सर? देखो अगर आ सकता है तो इसको मैं पीछे कर लूँगा। देखना यहाँ रखिए। आपके सामने जो स्लाइड दिखाई दे रही है उसके ऊपर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे मैंने बात की आपके साथ कि 47% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है और 16% जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, और 53% जो पॉपुलेशन है वो 84% जीडीपी अंदर कंट्रीब्यूट करती है। और आप उन लोगों में से लकी लोगों में से जो 1% जिनके पास गवर्नमेंट जॉब्स हैं। अब जो दूसरा राइट हैंड साइड को आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है, आप उसमें देखेंगे कि यूएसए के जो 2% के लोग एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, बाकी दूसरी स्किल्स के अंदर या दूसरी जॉब्स के अंदर वो इन्वॉल्व है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ मिनिमम नंबर ऑफ लेवल्स, मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस जो है दे आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर बेस्ड वोकेशंस, उनके अंदर कम से कम इन्वॉल्व है। इंडिया के बाद जब फिगर देखेंगे इसके अंदर श्रीलंका हमारे साथ में ही, तो वहाँ भी लगभग 40% है। पाकिस्तान में देखेंगे लगभग इतने परसेंटेज होंगे, बांग्लादेश में भी इतने परसेंटेज होंगे, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर लगभग ऐसे ही आपको फिगर्स मिलेंगे। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ आप देखोगे तो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड मिनिमम लोग मिलेंगे आपको। और वो क्यों है ऐसा? रीजन ऐसा है कि उनकी लगभग जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है वो एलिमेंट्री स्कूलिंग के बाद वो वोकेशनल एजुकेशन के अंदर स्विच ओवर हो जाती है, वो स्विच ओवर हो जाती है वोकेशनल एजुकेशन के अंदर। लगभग 90% जो बच्चे हैं वो ट्रेडिशनल एजुकेशन को ऑफर ही नहीं करते। हमारे में उल्टा है कि हमारी जो वोकेशनल एजुकेशन के अंदर जाती है पॉपुलेशन, वो 6 से 8% जो बच्चे हैं वो जाते हैं, और वो भी जो वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी हालात थोड़े बहुत ही ठीक हैं, बाकी के सबके खराब हैं। IITIs में जाएंगे, पॉलिटेक्निक्स के अंदर जाएंगे, परसेप्शन भी डिफरेंट है। और इसलिए हमारे पास जो स्किल्ड वर्क फोर्स की अगर हम बात करते हैं वो सिर्फ 2.3% ही आती है। मीन्स 97% हमारे जो भी एजुकेटेड लोग हैं ना
जिनको हम कह सकते हैं कि उन्होंने एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन एक्वायर की हुई है, दे आर अनस्किल्ड, हमारे अंदर कौशल नहीं है। और इसलिए अगर मैं यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी, और इवन अगर ये हम सभी बैठे हैं यहाँ, इवन आपका जो ग्रुप है प्राइमरी टीचर्स का, अगर इसकी जगह ना कॉलेज टीचर्स हों और इस ग्रुप की जगह चाहे यूनिवर्सिटी टीचर्स हों, अगर मैं उनको ये कहूँ ना कि आप एक पेज लिखो अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में, दे आर नॉट एबल टू राइट ए सिंगल पेज एट देयर ओन। पूछे तू क्या लिख रहा है, तूने क्या लिख दिखाइयो। तो उनके अंदर वो स्किल्स नहीं है, उनकी कमी नहीं है कोई भी, वो उनकी कमी नहीं, हमारा सिस्टम ने उनको सिखाया नहीं हाउ टू राइट। हमने सिखाया हाउ टू क्रेम, हाउ टू रिमेंबर, हाउ टू लर्न। लर्निंग भी सिखाई है हमने, वो हमने क्रेमिंग के साथ इम्बाइब कर दी, लेकिन हमने उनको ये दिखाया हाउ टू थिंक, हाउ टू यूज योर थिंकिंग फॉर मैनुअल वर्क। हम हाथ से काम करने में शर्म महसूस करते हैं, तो वो नहीं करते जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो डेवलप्ड नेशन है। अगर वहां आप जाएंगे और कोई गया भी हो तो आप देखेंगे कि मैनुअल ऑफ वर्क के अंदर वो बड़ी खुशी से, उनके ऊपर कोई टैग नहीं है, ये इंफीरियर है, ये सुपीरियर है, इस टाइप का कोई टैग नहीं है उसके ऊपर। मैनुअल या आपकी मेंटल जो वर्क है उसमें कोई ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है। जॉब मीन्स जॉब हमारे है, हम इसी वजह से हम पिछड़े हुए हैं और इसी वजह से हम स्किल्ड नहीं है, स्किलिंग की प्रॉब्लम है। तो जनरल पॉपुलेशन के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो डिसेबल्ड में तो और ज्यादा कहीं होगी, और डिप्राइव्ड क्लास है, उसकी लास्ट में ही बात करूंगा मैं। तो अब कोरिया की, आप जापान की बात करेंगे तो 96%, जो मैंने लोएस्ट लिखा है इसमें हाईएस्ट लिखा है, रेड मार्क किया हुआ है। इंडिया में जो वर्कफोर्स है वो सिर्फ 3% वो स्किल्ड वर्कफोर्स की बात करते हैं। और जब कोरिया की बात करें, छोटा सा कंट्री है, कुछ भी नहीं है हमारे सामने पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो। हमारे ये जो कंट्री है ना जी, जो आपके सामने लिखे हुए, यूपी में ही आ जाएंगे सारे के सारे, एक ही स्टेट में आ जाएंगे जिनकी पॉपुलेशन यूपी है, और हमारे से कहीं ज्यादा। आप जापान की बात करो तो जापान, अभी हम कह रहे हैं हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, वो तो कई साल से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कितनी सी है स्टेट, छोटी सी तो कंट्री है वो, लेकिन आप उनकी स्किल एजुकेशन की बात करेंगे तो जो योकोहामा आप यहाँ टायर्स देखते हैं, या ये होंडा की कार्स देखते हैं, या इवन एक बाइक थी एक, मैं नाम उसका मेरे दिमाग से निकल गया, उनके सिटीज के नेम, उन्होंने अपने सिटीज के नेम के ऊपर ही पब्लिसिटी कर दी। योकोहामा एक सबअर्बन कैपिटल टोक्यो के पास एक सिटी है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल प्लेस है उनका। और ऐसे ही कावासाकी, मेरे को एक बार जापान जाने का अपॉर्चुनिटी मिली, तो मेट्रो ट्रेन के अंदर कहना यू आर रीचिंग कावासाकी, मैंने कहा तो नाम सुना सुना लग रहा है, फर्स्ट की बात है, मैंने कहा तो मोटरसाइकिल है इंडिया में, उन्होंने अपनी सिटी के ऊपर ही नाम रख दिया। और जब वोकेशनल एजुकेशन वहां देखा स्ट्रक्चर हमने कि वो हमारे से क्यों एडवांस है, और वो 80% या 85%, ये जो फिगर्स हैं ये अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, हो सकता है पिछले 2 साल में चेंज हो गए और 4 साल पुराना डेटा होंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इंडिकेशन दे देते हैं। 2% की बजाय इंडिया में 3% हो गए होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। तो जापान के अंदर जब मैंने एक रेलवे स्टेशन के ऊपर एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट से पूछा, आप भी आश्चर्यचकित होंगे, मैं एक्सपीरियंसेस अपने शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो मैंने उससे पूछा कि आप आफ्टर 12th क्लास, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 12th क्लास, व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम? तो उसने कहा सर ड्राइवर। आप सोच सकते हो कि आपका बच्चा कोई ये कहेगा पिताजी मैं ड्राइवर बनूंगा, मम्मी ये मारोगे देगे उस पे, अरे तू पढ़ के ड्राइवर ही बनेगा। या मैं गलत बोल रहा हूं? वो बड़ी फक्र के साथ कह रहा है कि मैं ड्राइवर बनूंगा, उसके पीछे रीजन है, ऐसे नहीं बोल रहा वो। तो मैंने कहा व्हाई? कहते हैं बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट। बड़ा कॉन्फिडेंटली बोला हूं, हाँ भाई हम पढ़ते तो हैं, या हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़े होंगे, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, लेकिन बनते तो नहीं ना, पेरेंट्स ही नहीं बनने देते, सोसाइटी भी नहीं बनने देती, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलने देते बच्चे को। तो मैंने कहा अच्छा ड्राइवर,
तो इंटरेस्ट के कारण फिर मैंने थोड़ा सा और पूछा उससे, थोड़ा और पूछा, तो कहता है सर मैं ना ट्रेन ड्राइवर बनना चाहता हूँ। फिर कहता है मैं गुड्स ट्रेन ड्राइवर बनना चाहता हूँ। इतना स्पेसिफिक है। अपने वाले बच्चे के होंगे एक बार 10वीं पढ़ दिया, 12वीं पढ़ दिया, फिर देखेंगे क्या बनना है। ऐसा ही है ना। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द एटीट्यूड। हमें क्या करना है, हम एक सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, वो स्किल्स की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो अब वो ड्राइवर बनना चाहता था, वो भी एक गुड्स ट्रेन का ड्राइवर बनना चाहता था। तो मेरे को लगा भाई ये ड्राइवर इतना ज़्यादा पूछता हूँ मैं। फिर मैं, क्योटो सिटी है, जापान की पुरानी राजधानी है, मुझे वहाँ जाने का मौका मिला, तो मैंने वहाँ घूमने के लिए टैक्सी की। तो जब मैं टैक्सी हायर कर रहा था, उन्होंने कहा कि टैक्सी ना डिस्टेंस वाइज नहीं होती है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कैसे करनी पड़ेगी? कहते टाइम के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, कि आप कितना टाइम लगाते हो। अगर मेरी टैक्सी, अगर ट्रैफिक जैम है, मेरी टैक्सी खड़ी रही तो आपका मीटर चलता रहेगा। इंडिया की तरह नहीं है कि आपको 200 किलोमीटर चलना पड़ेगा तो इतना पैसा देना पड़ेगा, 150 किलोमीटर इतना पैसा, किलोमीटर वाइज होता है ना अपने तो उनका टाइम वाइज होता है। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी स्टेशन हैं जहाँ जहाँ आप देखना चाहते हो, इनमें अप्रोक्सीमेट टाइम इतना लगेगा, और इस टाइम के बाद अगर टाइम आपका बढ़ता है तो पर आवर इतने पैसे और बढ़ेंगे आपके, और शाम को आओगे तो ट्रैफिक जैम होता है तो हम आपको बता देते हैं आपके पैसे बढ़ेंगे। मीन्स वो टाइम को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, ये हम उसमें से ड्राइव करते हैं, कंक्लूड करते हैं। मैंने टैक्सी हायर कर ली, तो मुझे वो कहते हैं कि अच्छा आपको जो ड्राइवर चाहिए वो इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए या नेटिव, मतलब जो जापानीज जानता हो। वहाँ अंग्रेजी नहीं बोलते लोग, वो उनको कोई इच्छा नहीं अंग्रेजी बोलने में, वो जापानी बोलने में अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं। और जितने भी आप डेवलप्ड कंट्रीज देखोगे, जर्मनी है तो जर्मन बोला जाता है, आप चाइना में जाओगे चाइनीज बोली जाती है, जापान में जापानीज, स्पेन में जाओगे स्पेनिश बोली जाती है, इटली में जाओगे इटालियन बोली जाती है, अमेरिका में जाओगे इंग्लिश उनकी अपनी है अमेरिकन, ब्रिटेन में जाओगे तो ब्रिटिश इंग्लिश है। वो अपनी भाषा बोलते हैं और उस पर गर्व महसूस करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों पैसे खराब करे, देखना ही तो है। मैं बोला भाई मेरे को तो कोई दे दो ड्राइवर, क्योंकि वो इंग्लिश स्पीकिंग ड्राइवर के पैसे एक्स्ट्रा मांगेंगे। बाई चांस जो मेरे को ड्राइवर मिला वो विदाउट एक्स्ट्रा मनी, वो इंग्लिश स्पीकिंग ही था। तो मैंने उससे पूछा भाई तेरी तनख्वाह तो बता दे, क्योंकि मेरे तो वो खटक रहा था कि ट्रेन ड्राइवर क्यों बनना चाहता है। तो उसने मेरे को अपनी सैलरी बताई। मैंने कहा पहले तो ये बता तेरी क्वालिफिकेशंस क्या है। तो वो कहता है कि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, मतलब मैं 12वीं पास हूँ, कॉलेज नहीं किया मैंने। और मेरी जो, मैंने कहा अच्छा उसके बाद बताते हैं कि ये वर्क कंडीशंस क्या हैं, कितना टाइम काम करते हो। बोला मैं 10 से 12 घंटे काम करता हूँ अपनी कंपनी के अंदर। वो कंपनी की गाड़ी थी। अच्छा जी ठीक है, कितनी तनख्वाह मिलती है? तो उसने मुझे बताया, ये 2016 की बात है, कि मुझे 3.25 लाख येन पर मंथ मिलते हैं। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो उनको आप लगभग 2.25 लाख रुपये, 2 लाख रुपये। तो 2 लाख रुपये महीना कोई कमा रहा हो 2016 में, तो की गड़बड़ है भाई ड्राइवरी में, बढ़िया है। तो वो अगर, लेकिन वो स्किल है, अपनी तरह नहीं है। आप तो ड्राइविंग लाइसेंस पहले बनवाते हैं, बाद में ड्राइवरी सीखते हैं, यही गड़बड़ है। अगर वो ड्राइवरी, वो पहले स्किल सीखेगा, उसके बाद उसका लाइसेंस बड़ी मुश्किल से बनेगा। तो ये जो हमारे को सिनेरियो दिखाई दे रहा है ना, ये सिनेरियो इसीलिए है। और जो लोग अब माइग्रेट करना चाहते हैं किससे? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया फार्मर्स एजुकेशन का, रिसेंट है, इसलिए मैंने कहा कि इसको कोट करके देखता हूं। दिमाग में आया तो ये, क्योंकि एजुकेशन चल रहा, बड़ी मुश्किलों से आया होगी, मैं भी कल बड़ी मुश्किल से आया हूँ। और जैसे आप परेशान हो ना, हम भी परेशान, ऐसी बात नहीं है इस ट्रेनिंग में। क्योंकि यहाँ आए तो ठंड थी और रात को ठंड लगी, तो उसने कहा, मैंने कहा ठंड लग रही है, जिस रूम में हमारा स्टे था, तो केयर टेकर ने कहा कि सर एसी चला दो। मैंने कहा एसी थोड़ा चलता है ठंड में। उसने ये तो बताया नहीं कि इसमें ब्लोवर है। तो वो दोनों, उसमें हीटिंग भी था और उसमें एयर कंडीशनिंग भी थी। तो आप भी परेशान है, हम भी, ऐसी बात नहीं है, तो इसलिए बी कूल। लेकिन जो एजुकेशन था, इसकी वजह से मैं आपको जिसकी बात कर रहा था कि भाई 10 करोड़ लोग माइग्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि उस प्रोफेशन के अंदर इनकम नहीं है, लेकिन उनके पास स्किल्स भी नहीं है। वो कहाँ जाएंगे? उनको कोई कंट्री लेने को तैयार नहीं है अनस्किल्ड आदमी को। आप अपने घर में जिसको खाना नहीं बनाना आता उसको कुक रख लो क्या? वो क्या देगा?
तो यही है, अगर वो स्किल्ड नहीं है तो कोई नहीं रखेगा। और जब हम हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, उस तरह उसके हाथ में होता है। और हमारी जो फीमेल टीचर्स हैं वो जाती हैं, तो जब वहां से इतना पैसा दे के आती हैं हेयर ड्रेसर के, वो कहती हैं मैं तो यूं ही ठीक थी, बन जाती तो इनकम भी बहुत है, उसमें नहीं बहुत पैसे लेते हैं वो। मैं भी देखता हूँ मेरे घर में तो देने जाती है, मैंने तो इतने पैसे लगते हैं क्या, हम तो 70 रुपए में कटिंग कराते हैं, तुम्हारी कटिंग इतनी महंगी होती है, लेकिन वो स्किल्ड है। ऐसे ही मैं आपको एक और एक्सपीरियंस सुनाना चाहूंगा, इसका ये हेयर ड्रेसिंग से ही बताता हूँ आपको मैं। मेरा एक फ्रेंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत अच्छी कंपनी के अंदर है, उसकी लाखों के अंदर सैलरी आती है मंथली, और करीबन मतलब करोड़ के आसपास उसका पैकेज होगा। तो उसकी वाइफ ना कविताएं लिखती थी, आज से 20 साल पहले की बात है। तो मैंने उससे पूछा भाई वो हमारी भाभी जी जो कविताएं लिखती थी कोई बुक वगैरह पब्लिश करवाई क्या? बोला टाइम ही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ? बोला वो उन्होंने सैलून खोला हुआ है। मैं बोला यार तेरी 1 करोड़ रुपए इनकम, तूने सैलून निकलवाया। एटीट्यूड ऐसा है ना हमारा, वो बता रहा हूँ आपको। तो कहता है कितना टर्नओवर होगा ईयरली? मैं होगा 10-20 लाख रुपए। कहता है 3 करोड़ रुपए पर एनम, बेंगलोर के अंदर बेस्ड है वो। तो मैंने कहा भाई ऐसी क्या कटिंग करते हो तुम? कहती 800 रुपए है कम से कम, 800 रुपए कम से कम कटिंग के प्राइस है उनके, जहां जिस एरिया के अंदर वो उनका सैलून है। और बोले पहले एक खोला था 70,000 में मैनेजर रखा हुआ है, अब उसके मल्टीप्लाई करके 3 खुल गए। स्किल्ड है ना वो उनके अंदर। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम स्किल्ड है, हम अगर स्किलिंग की तरफ हम ओरिएंटेड है, और हम अपने बच्चों को या अपने साथियों को या अपने पड़ोसियों को हम यही कहते हैं कि आप स्किल्ड एजुकेशन की बात करो, दूसरे की बात मत करो, और उसको सीरियसनेस के साथ गवर्नमेंट ऑफर करे या इंस्टीट्यूशंस ऑफर करें। और जब आप डिसेबल्ड की बात आते हैं, उनके लिए बड़ी नए एवेन्यूज आ रही है स्किल एजुकेशन के अंदर। और जैसे टेक महिंद्रा है, वो बड़ा अच्छा काम कर रही है वोकेशनल एजुकेशन के अंदर डिसेबल्ड बच्चों के लिए। और जब हमने नई एजुकेशन पॉलिसी की बहुत चर्चाएं चल रही हैं, उसकी हम बात करेंगे। बीइंग ए प्राइमरी टीचर आपका रोल उसमें हालांकि मिनिमम है, लेकिन अगर 12th तक अगर आप सबको देखते हो तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये सिर्फ इस बात के लिए है कि आप भी नॉर्मल बच्चों के साथ इंक्लूसिव क्लासरूम में उनके टीचर्स या उनके पेरेंट्स या उनके जो भी रिलेटिव्स हैं उनको समझाएं कि वो विकलांग या दिव्यांग या डिसेबल्ड जो बच्चे हैं, उनके जो वार्ड्स हैं, उनको स्किल एजुकेशन की तरफ मोड़े, क्योंकि फ्यूचर उसी का है, ट्रेडिशनल एजुकेशन का नहीं है। क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन हमारे अंदर स्किल्स अभी तक जो देखा गया है तो वो स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज डेवलप करने में अनसक्सेसफुल रही है। अब ये नेक्स्ट, इसमें अनएम्प्लॉयबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पर्सन्स की हम बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो आपके एजुकेटेड लोग हैं ना, जो इंडस्ट्री बताती है, इंडस्ट्री का डेटा है, जो एजुकेटेड है उसमें से भी 70% के अंदर कोई स्किल नहीं है। बीए कर रखी है उन्होंने, लेकिन उनको काम नहीं आता। और हमारे जो बाहर बच्चे भी जाते हैं ना, देखिए हर तरह की, अगर आप बाहर खुद भी विजिट करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है। अगर आप देहरादून में आए हैं, अगर आप यहाँ की आपको मेरिट्स भी पता चलेंगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ डीमेरिट्स नहीं होंगी, इनकी डीमेरिट्स भी पता चलेंगे, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे उन चीज़ों को। तो अगर आप कि बच्चे, आप आपके फैमिली मेंबर कोई भी बाहर जाता है, वो बाहर जाता है तो वो भी एक्सपीरियंस करता है वहाँ की मेरिट्स या डीमेरिट्स को। बाहर भी बेकार इंस्टीट्यूशंस भी बहुत हैं जो स्किल के नाम पे कुछ नहीं देते, और वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस भी बहुत हैं। और यहाँ से जो लोग जाते हैं वो पहले स्किल एक्वायर करते हैं, फिर उनको वर्क वीजा मिलता है, कुछ ना कुछ उनके अंदर स्किल्स होती हैं, तभी वो उनको काम देते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो 70% जो नेस्कॉम का डेटा है, 75% की बात की उन्होंने कि इवन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, और ये जब मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि हॉस्पिटल के सामने जो बीटेक वाला है वो चाय बेच रहा है, उसको चाय बेचने के लिए बीटेक नहीं की, उसको जरूरत नहीं थी चाय बेचने के लिए बीटेक करने की, लेकिन वो बेच रहा है, उसकी वो कंपल्शन है, क्योंकि उसको अपनी जिस एरिया के अंदर उसने स्किल एक्वायर की थी वो इम्प्रॉपर थी। अगर वो प्रॉपर होती तो कहीं ना कहीं एडजस्टेड होता।
अगर वेल एडजस्टेड नहीं होता तो भी एडजस्टेड होता। और हम यही कह रहे हैं कि भाई हमारा जो इंडिया के अंदर जो यूथ है ये हमारा डिविडेंड भी है, हमारे को यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला भी है। जो यंग इंडिया है, जो स्टेटिस्टिक्स दिया हुआ है कि हमारी जो 25% 54 जो परसेंट है वो पॉपुलेशन वो लेस देन 25 ईयर्स की, ये 3 साल पुराना डेटा है। और जो 62% पॉपुलेशन है वो 15 से 60 साल के बीच में है, मीन्स जो वर्किंग क्लास है। तो हमारे पास तो काम करने वाले लोग बहुत हैं, अगर वो स्किल्ड हों हम तो फिर नंबर 1 में चले जाएंगे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन स्किलिंग नहीं है तो उसी के ऊपर हमारी बात कर रहे हैं। ये इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये हमारा एजुकेशन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, जिसके थ्रू हम सभी आए हैं, मैं भी आया हूँ। जो हमारे को एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद कहता था कि भाई वोकेशनल, अच्छा वोकेशनल एजुकेशन ऐसा नहीं है कि ये थी नहीं, ये है पहले से काफी टाइम से है, लेकिन हमारा उस तरफ ओरिएंटेशन नहीं था। इसको भी मैं अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि रह जाएगा आपका काम। जब हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन की बात कोई नई नहीं है, या स्किल एजुकेशन की बात कोई नई नहीं है। इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो गांधी जी तो आज से 100 साल पहले कहते थे, वो तो उन्होंने क्राफ्ट एजुकेशन की बात की, आपने अपनी टीचर ट्रेनिंग में पढ़ा होगा गांधी जी की एजुकेशन फिलॉसफी। और जो वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन थी वो तो क्राफ्ट एजुकेशन उसका मेन सेंटर था। और क्राफ्ट का मतलब यही था कि जो मैनुअल वर्क है, डिग्निटी ऑफ वर्क, जो हाथ से होने वाले कार्य हैं उनको हम दिल से करें। और इसलिए सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव जो वर्क आया था जिसको हम कोई वैल्यू नहीं देते थे। मैंने भी 10वीं पास किया तो उसमें SUPW हमें पता ही नहीं होता था क्या है, उसमें A ग्रेड है, और मैंने तो कभी उसमें कुछ नहीं किया, कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं किया। वो टीचर अपने आप लगा देते हैं नंबर, लेकिन उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, वो फिलॉसफी को हम फॉलो नहीं कर रहे। तो ये है कि अगर अब तो काफ़ी कुछ चेंजेस आ चुकी हैं, यंग जनरेशन आई है, उसके बाद आप भी हैं, आपके बाद नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करें तो क्यों ना हम मैनुअल वर्क की तरफ अपने आप को भी इन्वॉल्व करें, और जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी हम उसके अंदर इन्वॉल्व करें, तो कुछ चेंजेस उनकी लाइफ के अंदर आएंगे। तो गांधी जी के से पहले जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी कहा कि भाई वोकेशनलाइजेशन होना चाहिए, उनकी अपनी रिपोर्ट्स थी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड जो कमीशन 1902 में बना उसने भी कहा, उसके बाद सार्जेंट कमीशन बैठा उसने भी कहा, बहुत सारे कमीशंस जो ब्रिटिशर्स के टाइम थे उन्होंने भी इसकी बात की। और इंडिपेंडेंस के बाद जब हम अपने आप को ये काबिल समझने लगे कि हमारा कोई बॉस नहीं है और हम अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं, तो हमारा जब मुदलियार जो कमीशन आया था तो उसने भी कहा था कि जो वर्क फोर्स है लगभग 50% वो वोकेशनलाइजेशन की तरफ जानी चाहिए। ऐसी ही जो रिपोर्ट्स थी वो कोठारी कमीशन की भी थी, उसने भी कहा कि ऐसा हम सभी बोल रहे हैं होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है वो भी हम आगे बात करेंगे। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी, इसने कह दिया 50 को छोड़ दो, आप पहले 25 पे तो ले आओ। तो जब 1992 के अंदर इसको रिवाइज किया है तो उन्होंने कह दिया कि भाई आप इसको सन 2000 तक 25% जो हमारी पॉपुलेशन है, स्टूडेंट पॉपुलेशन है, उसको वोकेशनल एजुकेशन की तरफ लेके जाओ। नहीं गए हैं, वो 3-4% ही 2%, 2 या 3 के बीच में ही रहा है अभी तक। और हम इसलिए स्किल्ड नहीं है, जो जिसकी हम बात करते हैं कि भाई हमें अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, और वो यूजुअली कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड होता है, या पर्सनल स्किल से रिलेटेड होता है, या आपकी डेस्क जो आपकी वर्क रिलेटेड स्किल्स हैं वो भी हमारे अंदर कम है। हम ये नहीं कहते कि देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ दो स्किल्स, लेकिन कम है, हम डेवलप नहीं कर पाए जितनी हमें करनी चाहिए थी। तो इसके रीजंस रहे। फिर अभी NEP क्या बोल रही है जी, ये भी यही कह रहे हैं, हमने पूरा झंडा उठाया हुआ है, और NEP में हमने तो ये ऑब्जेक्टिव या एम ये लिया था कि 2025 तक हम 50% लोगों को वोकेशनलाइजेशन की तरफ जोड़ देंगे। तो मुश्किल लगता है, लेकिन उससे पहले भी, आज से 10 साल पहले भी एफर्ट्स हुई हैं। वो मेन एफर्ट्स हैं जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अच्छा, ये क्यों नहीं हो पाई जब इतनी सारी रिकमेंडेशंस हैं? ये सभी आप सहमत होंगे कि हमारी जो परसेप्शंस है, हमारी जो सोच है, अल्टीमेटली तो सोच के ऊपर डिपेंड करता है, वो बड़ी पुअर है इस टाइप की एजुकेशन के लिए। और वही लोग जाते हैं जो पुअर इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से आते हैं, मीन्स इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं जाते, जो हायर एजुकेशन नहीं ले पा सकते, उनके पास पैसा नहीं है, एक वो आते हैं। दूसरा, जिनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस लो होती है, जिनके कम मार्क्स आते हैं, वो ITI में चला जाता है, पॉलिटेक्निक में चला जाता है। अदरवाइज
हर इंडियन पेरेंट्स ये चाहता है कि जो मेरा बेटा है वो व्हाइट कॉलर जॉब के अंदर जाए, ब्लू कॉलर जॉब के अंदर ना जाए। मीन्स वो मेंटल वर्क जहाँ है, सीट हो उसकी और आगे टेबल हो, मीन्स वो साफ हो। और वो जो ब्लू कॉलर जॉब है जहाँ मैनुअल वर्क या हाथ से जो काम करना पड़ता है, उसके अंदर हम कंस्ट्रेंट महसूस करते हैं अपने आप को कि हम वहाँ ना जाएं। इस वजह से परसेप्शन के कारण भी वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फेल हुआ है, क्योंकि हमारे ऊपर जो इन्वेडर्स थे उनका बहुत टाइम तक मीन्स राज रहा है। तो हम उनको देखते थे, वो साहब थे, वो हमारे ऊपर रूल करने वाले थे। हम अपने बच्चों को भी ऐसा ही देखते थे कि हमारे बच्चे भी उन जैसे बने, रादर देन कि हम खुद काम करें, क्योंकि हमें लगता था अगर हम काम करेंगे तो हम तो जनता का पार्ट है, फिर हम पढ़ लिख क्यों रहेंगे। मीन्स इस टाइप की परसेप्शन है। तभी हो सकता है मेरे से सहमत ना हो, लेकिन ये इस टाइप की रिफ्लेक्शंस आती है कि ये फेलियर के रीजंस क्यों हैं, ये फेल क्यों हुई। और जहां इसको लागू किया गया, पॉलिटेक्निक्स हैं, ITIs हैं या स्कूल्स हैं, वो प्रिपेयर्ड भी नहीं है। आप भी जहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं या किसी स्कूल के अंदर अभी जो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन चल रहा है, आप देखते होंगे वो पार्ट टाइम टीचर्स हैं। NSQF सर, हाँ, NSQF वो चल रहा है, तो वो आप देखते हैं पार्ट टाइम टीचर्स हैं, उनको ढंग से सैलरी नहीं दी जाती है, और अब उनकी ओरिएंटेशन भी नहीं है, उनकी ट्रेनिंग इस प्रकार की नहीं है, उनको शॉर्ट टाइम के लिए हायर किया गया है। तो वो उस ढंग से इन्वॉल्व नहीं हो सकते उस प्रोसेस के अंदर जिसकी जैसे कि कोई परमानेंट टीचर, पूरी तरह स्किल्ड और क्वालिफाइड टीचर, कॉम्पिटेंट टीचर उनकी जगह होता, और सारी की सारी चीज़ें उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऑफर होती। फिर उसके बाद जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, वर्कशॉप्स नहीं है हमारे पास। मीन्स इस टाइप ये कारण रहे, ट्रेनिंग, लैक ऑफ ट्रेनिंग रही, या वर्टिकल मोबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। वर्टिकल मीन्स सीधी, कि जिसने पॉलिटेक्निक कर लिया वो कहाँ जाए, जिसने ITI कर ली कहाँ जाए, वो फिटर का नौकरी कर ली या प्लम्बिंग का नौकरी कर ली, सर्टिफिकेट ले लिया या डिप्लोमा ले लिया या इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा ले लिया, वो वहीं तक रह जाता था। वो कहता था, वो इन्फिनिटी के साथ उसको लोग देखते थे, इलेक्ट्रीशियन ही है तो, या प्लम्बर ही है तो। ऐसा ये जो एटीट्यूड है ना, इसी के कारण ये फेलियर हुआ है। आप वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जाएंगे तो वहाँ की प्रॉस्पेरिटी का क्या रीजन है? उनकी प्रॉस्पेरिटी का रीजन है इक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ स्टेटस। दो ही मेन रीजन होते हैं, आपके पास पैसा हो या सोसाइटी के अंदर आपका स्टेटस हो, मेन दो रीजन होते हैं। तो उनको जो ये वोकेशनल एजुकेशन लेके जो स्किल्ड जो काम करते हैं, उनको इतनी तनख्वाह दी जाती है कि वो एट पार विद इंजीनियर होती है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जिसने बीटेक की है और जिसने डिप्लोमा लिया है या सर्टिफिकेट लिया है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसने जो बीटेक की है ना, वो उसने अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे की है, उसके लिए कंपल्शन नहीं थी। हमारे लिए कंपल्शन है कि चाहे मैं चाय बेच रहा हूँ बीटेक के बाद, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा तूने बीटेक कर लिया, तो दैट वाज द कंपल्शन। लेकिन वहां कंपल्शन नहीं है, वो कहते हैं भाई चाहे तू सर्टिफिकेट ले, चाहे तू डिप्लोमा ले, तेरा काम ही है, चाहे तू इंजीनियर बन, कोई ज्यादा सा फर्क नहीं है, तनख्वाह तुझे इतनी मिलेगी। तो जब इन टर्म्स ऑफ इनकम अगर स्टेटस सेम है तो वो सोसाइटी के अंदर एट पार रहते हैं, तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर डेवलप नहीं होता। और जो वर्टिकल मोबिलिटी की हमने बात की, वर्टिकल मोबिलिटी ये है कि अगर हमने कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा लिया है तो उसके बाद हम क्या डिग्री कोर्स कर सकते हैं, या मास्टर डिग्री कोर्स कर सकते हैं, या हम फिर क्या PhD कर सकते हैं। कोई सोच सकता है कि कोई प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, वो PhD हो सकता है क्या? अभी तक तो आपको लगता है क्या? लेकिन अब है ना, ये वर्टिकल मोबिलिटी की मैंने बात की। वर्टिकल मींस ऊपर की तरफ पढ़ाई के जो लेडर है, सीढ़ी है, उसके अंदर ऊपर तक जाना है, तो वो उन्होंने बात की। अब जो मैडम ने बात किया था कि ये NSQF, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो 2013 के अंदर लॉन्च किया गया था, जो प्रीवियस लॉन्च किया, इसको मॉडिफाई किया था वोकेशनल एजुकेशन के लिए। तो उसके बाद मोदी साहब आ गए, तो मोदी साहब ने दो बड़े, एक तो स्किल इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया। देखते देख शेयर आता था, दौड़ता था, और स्किल इंडिया के नाम से वो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आती थी टीवी के ऊपर, आपने भी देखी होंगी। ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, वो भी यही रीजन थे जो अभी तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन हमने बात की, और ये जो NSQF आया, तो इस NSQF के अंदर इन्होंने कहा कि तो वर्टिकल मोबिलिटी दो। मीन्स एक जो प्लम्बर है, जिसने प्लम्बिंग का सर्टिफिकेट लिया हुआ है, वो डिप्लोमा भी ले सकता है, वो BSc भी कर सकता है, वो MSc भी कर सकता है प्लम्बिंग में, वो PhD भी कर सकता है। हम डॉक्टर सो एंड सो प्लम्बर बोल सकते हैं उसको, वो प्लम्बिंग उसकी जॉब है, उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस
पीएचडी तक हो सकती है। ये वर्टिकल मोबिलिटी है, तो ये किसने दी? ये एनएसक्यूएफ ने दी। इससे पहले हमारे पास नहीं थी, मीन्स 10 साल पहले नहीं थी, ये विदिन 10 ईयर्स जनरेट हुई। तो ये 10 ईयर्स जनरेट हुई, तो हमारी जो मोबिलिटी है वो मोबिलिटी स्टार्ट हुई कि हम मूव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं एजुकेशन लेडर के ऊपर। कौन? जो वोकेशनल एजुकेशन एक्वायर करना चाहते हैं, किसी एम्प्लॉयमेंट के अंदर, किसी ट्रेड के अंदर, किसी स्किल के अंदर वो अपने आप को निपुण बनना चाहते हैं, तो वो उनके लिए मोबिलिटी इन्होंने दी। और इन्होंने इसके जो 10 लेवल्स बनाए, 4 लेवल स्कूल लेवल की, 3 लेवल कॉलेज लेवल की, 2 लेवल मास्टर डिग्री के, एक जो लेवल है वो पीएचडी का। मीन्स लेवल 1 से लेके और लेवल 10 तक इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन के लेटर को, स्किल एजुकेशन के लेटर को एक्सपेंड कर दिया। मीन्स आप स्कूल से स्टार्ट करो, और आप अगर चाहते हो कि यस हम आगे मूव करना चाहते हैं, आप मूव करो। अगर आपको ये लगता है नहीं इतना ही काफी है, अपना काम करो। जब आपको लगे मुझे अपनी स्किल को या अपनी एजुकेशन को एनहांस करना है, आगे बढ़ाना है, अब दोबारा से एंट्री करो। मीन्स मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स, मल्टीपल पाथवेज, मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स, ये एनएसक्यूएफ की मीन्स इसका एक्सक्लूसिव आप कह सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन थी, या स्पेशल इसका पार्ट था कि भाई आपने एलिमेंट्री, इन्होंने कहां से स्टार्ट किया? 9th क्लास से स्टार्ट किया। 9th क्लास से पहले कब होता था वोकेशनल एजुकेशन? वो 11th 12th से स्टार्ट होता था, तो उन्होंने कह दिया 9th से इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो 9th के अंदर लेवल 1, 10th के अंदर लेवल 2, प्लस उनमें लेवल 3, प्लस 2 के अंदर लेवल 4, बीएससी वॉक के अंदर लेवल 5 टू बीएससी 2 के अंदर लेवल 6, ऐसे करके प्रोसीड करते हुए 10 लेवल तक पहुंच गए। तो हमने इनकी मोबिलिटी को इंक्रीज कर दिया, वर्टिकल भी कर दिया, हॉरिजॉन्टल भी कर दिया, कि आपका मन करे आप नौकरी में जाइए, आपका मन करे कभी भी आके ज्वाइन कर लीजिए। ये एनएसक्यूएफ ने किया ताकि हमारी जो स्किल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, उसके अंदर एनहांसमेंट हो। अब हरियाणा के अंदर क्या स्टेटस है इसका, क्या चल रहा है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? आप तो स्पेशल टीचर हैं, आपके लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, हरियाणा के अंदर आप जो स्पेशल टीचर हैं काम तो करते हैं इंक्लूसिव स्कूल्स के अंदर, चाहे आप ब्लॉक लेवल के ऊपर करते हैं। आप पेरेंट्स से मिलते हैं, गार्जियन से मिलते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेटर से मिलते हैं, स्कूल टीचर से मिलते हैं, जब भी कभी जाते हैं या जहां वर्क करते हैं। अगर वहां कोई इस टाइप की कोर्सेज चल रहे हैं, यू प्लीज इन्वॉल्व डिसेबल्ड स्टूडेंट्स इनटू दीज वोकेशनल कोर्सेज। और उसके लिए अगर आगे हम थोड़े एक स्लाइड में बात करेंगे कि आपको क्या क्या जज करना है उसके लिए। कई बार हमारे पास ऐसे टूल्स भी हैं जो आउटडेटेड है। 20 साल पहले जब वोकेशनल एजुकेशन 11th 12th क्लास में चलती थी, तो 18 से 21 साल तक के बच्चों के लिए, सपोज करो मेंटली टारगेट या इंटेलेक्चुअल चैलेंज जो बच्चे हैं, उनके लिए हमने टूल बना दिया कि टेस्टिंग करके देखो उनकी इंटरेस्ट की। अब नहीं है, क्योंकि अब तो हम कह रहे हैं 6th क्लास से स्टार्ट करो, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये। और वो इवन कह रही है कि आप फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट करो, फाउंडेशन देन प्रिपरेटरी, मींस जो प्री स्कूल एजुकेशन थी उसको भी इन्वॉल्व कर रही है। धीरे धीरे कई स्टेट्स के अंदर लागू हो गई है। हरियाणा का मुझे लगता है अभी तक तो नहीं, लेकिन हो जाएगी। से स्टार्ट हो गया, 30 क्लास से शुरू हो गया। वो स्टार्ट हो गया तो जो भी लोक विद्या की बात की है उस एनईपी के अंदर, तो अब हमें नहीं पता वो कितनी सक्सेसफुल होगी, लेकिन मेरा काम ये है कि आपको ओरिएंट करना इस बारे में, आपको बताना कि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों की, आपके या आपके फैमिली मेंबर्स की, आपके स्टूडेंट्स की, अगर उनके अंदर किसी टाइप की स्किल डेवलपमेंट हो और उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि इस टाइप की कोर्सेज करें। तो उसके बारे में ये ओरिएंट करने की बात है। और इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, इसको भी मैं स्किप करूंगा कि भाई सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि जो इनिशियली 2014 के अंदर जो स्टार्ट हुआ था, वो इन्होंने कुछ स्कूल्स को चिन्हित किया था, आइडेंटिफाई किया था, और हर स्कूल के अंदर 2-2 ट्रेड्स या ऑक्यूपेशंस वो दिए थे। और जो सेक्टर स्किल्स हैं हमारी नेशनल लेवल की, तो उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट थी कि किस बेसिस के ऊपर उनको वहाँ स्टार्ट किया जाए, तो वो उसके बेसिस पे उनको दिया था। उसमें ऑटोमोबाइल भी था, रिटेल भी था, सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्यूटी एंड वेलनेस, ये कुछ हैं जिनके अंदर अब वो ऐड हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनके अंदर काम नहीं कर सकते हमारे डिसेबल्ड बच्चे, बिल्कुल कर सकते हैं। और सबसे जो मुझे इसमें अपील करता है आजकल कि बेकरी के अंदर तो ये भी एक इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और जो डिसेबल्ड बच्चे हैं,
अदर देन इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका आईक्यू लेवल ठीक होता है। जो 21 लेवल की कैटेगरीज हैं, मैं ये समझता हूँ कि लगभग 70% लोग तो ऐसे हैं कि जो ये इस टाइप के वोकेशनल कोर्सेज को ले सकते हैं। अगर वो ले सकते हैं तो उनका जीवन सुधर जाएगा। 4% उनके रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अगर हम एक जनरल पॉपुलेशन में से हमारी गवर्नमेंट 10,000 वर्कर्स को नहीं निकाल पा रही है इजराइल के लिए, तो आप देखो डिसेबल्ड में तो और डेफिशिएंसी है, उनके तो मिलेंगे ही। तो आप उनको उस टाइप की स्किल्स के लिए तैयार करिए, मेरा ये आपको कहना है, रिक्वेस्ट है। ये जो प्रोसेस है किस टाइप से यहाँ इन्होंने लॉन्च किया NSQF प्रोग्राम को, उससे रिलेटेड है। और इसमें इसकी जो सबसे बड़ी जो हाईलाइट है वो ये है कि इसमें प्लेसमेंट बहुत हुई है गवर्नमेंट जो डेटा उसके अकॉर्डिंग। और अभी भी आपको पता है हायर एजुकेशन के अंदर एक स्किल यूनिवर्सिटी ओपन हुई है हरियाणा में। कौन सी है? पलवल में ना। हाँ, उसके अंदर जो आप उसकी वेबसाइट पे देखोगे तो वो लगभग कह रही है कि हमारे 81% जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्लेसमेंट होती है, 81%। और जो उन्होंने पैकेज दिया है वो लगभग 50 से 60 हज़ार के बीच का इनिशियली वो जो प्लेसमेंट वहाँ से हो रही है वो दे देते हैं। 50 से 60 हज़ार के बीच का पैकेज जो वो बता रही है। अगर उनकी मैं कह रहा हूँ 81% नहीं है, उनकी 70% भी है, तो आप ये बताओ, हमारा जो डेटा तो ये बता रहा है कि 70% तो हमारे अनएम्प्लॉयबल हैं, और वो कह रहे हैं कि 81% या 70% हमारे लोगों की प्लेसमेंट हो रही है। तो फिर हमारे को कौन सी एजुकेशन की जरूरत है? वोकेशनल एजुकेशन की जरूरत है, स्किल एजुकेशन की जरूरत है। और जब गवर्नमेंट ने इतना पैसा लगाया है उसके ऊपर यूनिवर्सिटी को खोलने के अंदर और वो काम कर रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट बावड़ी और वो सोचे कि भाई ना हमने तो वैसे ही दिखाने के लिए लगा दिया। रिक्वायरमेंट है, सिर्फ बात ये है कि लोगों की जो हम पब्लिक की जो परसेप्शन है वो उस डायरेक्शन के अंदर चेंज करने की जरूरत है। ये कुछ जो अपने अभी मैडम कह रहे थे भाई हमारे हरियाणा में स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर है, ऑटोमोबाइल है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, IT है, एजुकेशन, इनके अंदर हम दे रहे हैं। ये जो NEP बोलती है, NEP कह लीजिए हम तो जो वोकेशनल या स्किल एजुकेशन से रिलेटेड जो ओरिएंटेशन है वो तो हम शुरू से स्टार्ट कर देंगे, फाउंडेशनल कोर्सेज से, मींस प्री प्राइमरी एजुकेशन से। और वो कह रही है वर्क एक्सपीरियंस मींस थोड़ा बहुत क्लास में बता दिया, बाकी उनको मैदान के अंदर ले गए या जहाँ भी ले गए वहाँ, वो हम क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक वो हम ऐड करके उसको उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस का नाम दिया। इस टाइप का हम एक्सपोजर देंगे। और फिर प्री वोकेशनल एजुकेशन की वो बात करते हैं क्लास 6 से लेके 8 तक, जो अभी बात कर रही थी मैडम कि क्लास 6 से लेके प्री वोकेशनल एजुकेशन। तो प्री वोकेशनल एजुकेशन के अंदर आपका क्या काम है? आपका काम इतना ही है जो अभी सुबह बात कर रहे थे हम, नॉलेज, एटीट्यूड और इंटरेस्ट के बारे में, कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कौन से एरियाज हैं जिनके अंदर आप अपने बच्चों को रिकमेंड कर सकते हो। देखिए, आप मेडिकल असेसमेंट करते हैं या अपने बच्चों की एनरोलमेंट करते हैं तो आप उनको आइडेंटिफाई तो करनी है, स्क्रीनिंग तो होती है, उसके बाद उसका मेडिकल सर्टिफिकेशन होता है, सर्टिफिकेशन के बाद उनको अप्लायंसेस दिलवाते हैं। काम तो करते हैं ना, करते हैं ना ये काम, यही काम इसमें करना आपने। सबसे पहले उनकी आइडेंटिफिकेशन ही करनी है कि भाई कोई किस बच्चे का इंटरेस्ट किस एरिया के अंदर है। और अगर आप बीइंग ए टीचर या आप इवन, मैं तो ये कहता हूँ आप अपने बच्चों की ही करेंगे ना तो भी आपको इंटरेस्ट आएगा उसमें। आप एक बच्चे से पूछिए ना, अगर मैं उस बच्चे को, देखिए वैसे टेक्निक्स तो ये हैं कि हम, हालांकि आपके लिए क्योंकि आपकी ब्लॉक लेवल के ऊपर प्लेसमेंट है तो थोड़ा मुश्किल है, या आप बच्चों को कोई ऐसा जब उनका गैदरिंग होती है किसी ओकेजन के ऊपर तो वहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्निक तो ये है कि मान लीजिए हमारे पास 50 डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको 5 टीमों में ऐड कर दिया, 10-10 की टीम के अंदर, और उनको नाम दे दिया, ये प्लम्बर हाउस है, ये इलेक्ट्रीशियन का हाउस है, ये ब्यूटी एंड वेलनेस का हाउस है, और उनको कहा कि इसके बारे में बताओ, खुद बताओ ये क्या चीज़ होती है, कुछ तो बोलेंगे, दूसरे हाउसेस के बारे में बताओ। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इस बच्चे को इस एरिया की ज्यादा नॉलेज है तो इसका इसमें इंटरेस्ट है, अपने आप ही पता चल जाएगा आपको। यही काम है बीइंग ए स्पेशल टीचर की, आपकी जिस डिसेबिलिटी के जो बच्चे हैं और आपको लगता है कि वो उस एरिया के अंदर हम उनको डाल सकते हैं तो यू आइडेंटिफाई दें। आइडेंटिफिकेशन के बाद आपने उनको स्किल सजेस्ट करनी है।
लेकिन उससे पहले आपकी को खुद को अपनी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन सी स्किल्स अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, और हम उनको कहाँ सजेस्ट कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं अगर वो उस काबिल नहीं है कि वो उस चीज़ को समझ सके। तो जो ये आपके सामने स्लाइड्स हैं, तो यहाँ इन्होंने जो बात की प्री वोकेशनल एजुकेशन की, जो मैं बात कर रहा था क्लास 6 से लेके 8 तक, तो ये उनको वोकेशनल एजुकेशन के लिए तैयार करने की बात करती है 6 से लेके 8 क्लास तक। इसमें कोई उनको वोकेशनल एजुकेशन का सब्जेक्ट नहीं दे रही है। सब्जेक्ट वो जो लेवल 1 से लेके लेवल 10 तक NSQF के अकॉर्डिंग क्लास 9 से ही मिलने स्टार्ट होंगे, लेकिन उसके अंदर उनका एक्सपोजर करवा रही है। और जो ट्रेडिशनल जो वोकेशंस हैं जो आप अभी तक देखते आए हैं डिसेबल्ड बच्चों के लिए, चाहे वो कारपेंट्री हो या पोट्री हो, क्लीनिंग हो या ट्रांसलेशन एक्टिविटीज हो, तो ये आजकल डाटा एंट्री ऑपरेटर की बड़ी डिमांड है। अगर कोई स्किल्ड है तो प्रेजेंटेशंस तक तैयार नहीं कर पाते लोग। तो अगर आपको लगता है किसी बच्चे का इस एरिया में इंटरेस्ट है, तो जो कुछ कंपनीज हैं, प्राइवेट हैं, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उस टाइप की कोर्सेज को ऑफर करते हैं। और आपको एक इंस्टीट्यूशन का नाम मैं बताऊंगा, वो एनिमल हस्बेंड्री के कोर्सेज जो हैं या एनिमल हेल्थ के जो कोर्सेज हैं, वो वोकेशनल एजुकेशन अगर कोई करता है तो वो जब बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज के अंदर एडमिशन लेता है, जो जानवरों के डॉक्टर के कोर्स के अंदर एडमिशन लेता है, तो उसकी रिजर्वेशन है 5% सीट रिजर्व कर दी, जिसने भी वो मीन्स स्कूलिंग के अंदर वोकेशनल कोर्स किया हो। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। एक कोर्स ही तो सजेस्ट करना आपने उसके अंदर। तो अगर किसी बच्चे की मदद हो सकती हो तो वो हम उसके अंदर उसको मदद करें। बाकी जो इस स्लाइड के अंदर थ्योरेटिकली जो इन्होंने बताया हुआ है कि हम जो लोक विद्या की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं कि जो लोकलाइज नॉलेज है, उस लोकलाइज जो नॉलेज को, लोकल नॉलेज को वो बच्चों तक पहुंचाना है, एक्सेसिबल उनको करना है। सबसे पहला स्टेप ही इन्होंने इस बात की है कि लोक विद्या के अंदर ये होगा। सेकंड स्टेप के अंदर उन्होंने कहा है कि जो NCERT है वो इस टाइप का सिलेबस बनाएगी, क्योंकि अभी तक तो हम वैक्यूम में बात कर रहे हैं ना, जो वो सिलेबस बना देगी। हालांकि अभी तक 9 से लेके 12 तक का जो सिलेबस है, टेक्स्ट बुक्स हैं, वो आप ऑनलाइन में देखोगे NCERT की वेबसाइट के अंदर, वहाँ अवेलेबल है, उनको सजेस्ट किया जा सकता है। लेकिन 6 से लेके 8 तक का अभी नहीं है, वो उसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क उनका आ चुका है। थर्ड स्टेप उन्होंने कहा कि स्किल फ्रेमवर्क, जो NSQF की जो मैंने बात की कि उसकी एटलीस्ट टीचर्स को या जो लोगों को अवेयरनेस उसकी होनी चाहिए, और जो भी वो डेवलप करें 6 से लेकर 8 क्लास तक, वो उसके साथ अलाइनमेंट हो, मीन्स उसके साथ वो कोई गैप ना हो। और जहाँ हमारे वो गैप लगता है उस गैप को एनालाइज करके और उसको हम फिलअप करें, ये 4th स्टेप होगा। और उसके बाद उन्होंने वोकेशनल क्राफ्ट या एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन की बात की, जो मैं इनिशियली आपसे कह रहा था कि 50% जो पॉपुलेशन है, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट विल बी स्विच ओवर टू वोकेशनल कोर्सेज। बहुत मुश्किल है, नहीं होगी, हमें भी पता नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ 2035 तक हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, आप 50% पॉपुलेशन को वोकेशनल कोर्सेज की तरफ। लेकिन ये आप लिख के ले लो कि हिंदुस्तान के अंदर जॉब, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताई थी, उस जॉब का सिनेरियो तभी सुधरेगा जब हमारे लोगों के अंदर वोकेशनल और स्किल एजुकेशन के अंदर स्विच ओवर होगा, उनके पास स्किल्स होंगी और वो उस स्किल के अंदर जॉब्स को ले पाएंगे, इंडस्ट्री के अंदर ले पाएंगे, या किसी भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर उनको यूज कर पाएंगे, किसी ट्रेड में उनको यूज कर पाएंगे। अदरवाइज नहीं होगी। नहीं तो ये फाइट ऐसे ही रहेगी कि हम 1.5 करोड़ जो जॉब हैं वो क्रिएट कर दें। कहां से क्रिएट कर दोगे भाई? ये सब झूठे वादे हैं जो पॉलिटिशियंस इलेक्शंस के पास करते हैं कि इतनी नौकरियां दे दें। कहां से दे दोगे? है ही नहीं नौकरी। अभी तो आपने छोटे छोटे पोर्टल खोल दिए हैं और इनके अंदर आप जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको मिसयूज कर रहे हो, अंडर पे कर रहे हो, उनको पैसे नहीं दे रहे। उनको क्यों नहीं दे रहे? तो वो जो चीजें हैं वो तभी होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो अगर लोग स्किल्ड होंगे, कहेंगे ना दे तो नौकरी मैं दूसरी जगह कर लूंगा, वो स्किल्ड है। लेकिन अभी तक हम क्या है, कोई भी मिल जाए। अभी तक तो ये है कोई भी मिल जाए, तब नहीं होगा। वो कहेगा कोई बात नहीं, मेरे अंदर स्किल है, तू नहीं तो दूसरा सही, मैं अपना काम करके खाना, ये बोलते हैं ना। तो वो स्किल एजुकेशन से ही पॉसिबल होगा। और उम्मीद ये करते हैं कि हो सकता है कि जब आप रिटायर हो तो कुछ ना कुछ चेंजेस इस फील्ड के अंदर आए।
इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अपना खाना खाने का भी समय है और हो सकता है कुछ टीचर्स का इस टाइप की प्रेजेंटेशंस में ना भी इंटरेस्ट हो। तो ये मेरा ये सिर्फ इस स्लाइड के अंदर ये है कि जो मैंने आपको NSQF का बताया था कि भाई NSQF आपको बीच में नहीं छोड़ेगा। किसी में हिम्मत है, दम है, अगर वो हायर एजुकेशन लेना चाहता है तो ये भी ऑफर करनी है। आप हायर एजुकेशन में भी जा सकते हो। तो स्किल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन को इन्फीरियर मत समझो। जो ट्रेडिशनल एकेडमिक कन्वेंशनल एजुकेशन है एट पार है उसके लिए, ये किसी से कम नहीं है। और सर्टिफिकेट डिप्लोमा आप इसमें ले रहे हो तो यू कैन अर्न ए डिग्री। वो सारे ये बीवो कोर्सेज स्टार्ट किए हुए। अगर मान लीजिए कोई बीवो कोर्स है, सपोज करो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सेक्टर एग्रीकल्चर है, उसके अंदर पर्टिकुलर कोर्स का नाम है फूड प्रोसेसिंग, तो आपको डिग्री मिलेगी बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन और उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है एग्रीकल्चर, देन डैश लगा के फूड प्रोसेसिंग की मौज है। एग्रीकल्चर के अंदर ही मौज है जो अभी एजुकेशन कर रहे थे। तो वहां भी स्किलिंग नहीं है, वहां भी स्किलिंग की कमी है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि उनकी अर्निंग भी नहीं है। तो एक तो स्किल की कमी है, इस वजह से अर्निंग नहीं है। दूसरा हमारी लैंड होल्डिंग जो है वो कम हो गई है, थोड़ी थोड़ी जमीनें बच गई हैं। और जिसके पास थोड़ी बहुत बची भी हुई है, पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स हैं इस एरिया के, उनके पास थोड़ी ज्यादा जमीनें बची हुई है, वो एजुकेशन भी कर रहे हैं। अदरवाइज दूसरी स्टेट्स के जो किसान हैं उनके पास बहुत कम जमीन है, उनका सर्वाइवल मुश्किल है, गरीबी ज्यादा है। तो ये रीजंस हैं कि इससे हम मींस रिमूव कर सकते हैं। और ये पॉलिटेक्निक लेवल के ऊपर था। ये कुछ चैलेंजेस हैं जो लो प्रेस्टीज की जो मैंने बात की अभी आपसे, उसको हमें दूर करना है कि हम ये नहीं मानना है कि, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो कह रही है कि देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, नो सेपरेशन बिटवीन द एकेडमिक कोर्सेज एंड द वोकेशनल कोर्सेज, बराबर के हैं। और मैं तो ये कहता हूँ वोकेशनल कोर्सेज ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। आपने बीएड या जेबीटी स्पेशल एजुकेशन की, आप जनरल में भी जा सकते हो, आप स्पेशल में भी जा सकते हो, बढ़िया है ना। तो जनरल वाले आप वाली में घुस के तो दिखाएं, वो नहीं आ सकते। तो इसको भी समझने में बहुत लोगों को टाइम लगता है कि ये बेनिफिट है। और जो कई जगह आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ है, सेंट्रल स्कूल्स वगैरह में बहुत टाइम लगा उनको समझाने में, अरे ये एक ही बात है, लेकिन हरियाणा के अंदर तो है ही। तो ये भी समझाने में टाइम लगेगा हमारे को कि जो एकेडमिक ट्रेडिशनल एजुकेशन है दैट इज एट पार विद द वोकेशनल एजुकेशन, बात एक ही बात है। और हमारे को एम्प्लॉयबल स्किल्स लोगों में डेवलप करनी है जिसमें उनको रोजगार मिले। हमारे को डिग्री नहीं बांटनी है, डिग्री से कुछ नहीं मिलने वाला। एम्प्लॉयर जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो ये कहेगा, अगर आप किसी को हायर करते हैं, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप किसी गार्डनर को हायर करते हैं तो आप उसकी डिग्री नहीं देखते हैं, आप ये देखते हैं कि उसको कार्य आता है नहीं आता है, वो स्किल्ड है नहीं है। अगर उसके पास पीएचडी की डिग्री है लेकिन वो आपके प्लांट तीसरे दिन ही मर जाते हैं, आप कहेंगे भाग जाए यहाँ से, तुझे कुछ नहीं आता। और अगर उसको आता है तो आप कहेंगे भाई तू ही काम कर। तो वो तो आपकी स्किल की बात है, आपके अंदर एम्प्लॉयबल स्किल्स को डेवलप करना है, डिसेबल्ड बच्चों के अंदर डेवलप करना है। स्पोर्ट्स मैकेनिज्म की इन्होंने बात की जो इंस्टीट्यूशन लेवल की है, तो मैं इसके ऊपर भी ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाऊंगा। और इक्विवेलेंस ऑफ स्किल क्वालिफिकेशंस की अभी गवर्नमेंट ने कह दिया है, जो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन द एकेडमिक डिसिप्लिन्स एंड द वोकेशनल एंड स्किल डिसिप्लिन्स, बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो उनकी इक्विवेलेंसी दे दी है, पहले नहीं थी। और दूसरा ये कह रहे हैं कि अब जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो कंपनीज है ना, जो सेक्टर है, वो लगभग 80% तक वोकेशनल और स्किल एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। हिंदुस्तान में सिर्फ 35% है, बाकी सारा गवर्नमेंट के ऊपर आता है। तो हम ये कह रहे हैं एनजीओ वगैरह प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करो, उनको जिसको हम पब्लिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, उसमें इस स्किल एजुकेशन को डालो कि इसके ऊपर वो इन्वेस्ट करें। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस एरिया के अंदर काम कर रही हैं वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर, और उसको इन्होंने रादर देन कि भाई इसको कोई लास्ट ऑप्शन या लास्ट रिजोर्ट इसको बना दिया, भाई हमें कहीं दाखिला नहीं मिला तो वोकेशनल एजुकेशन का कोर्स ले लो, वो ना मान के कोई कह रहे इसको प्रेफर्ड फर्स्ट ऑप्शन रखो। अगर आपको स्किल एजुकेशन की बात करनी है या आपने एम्प्लॉयबल स्किल्स की बात करनी है, टेक महिंद्रा इसके अंदर काम करिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग जो है एंड रिसर्च, ये 4 इंस्टीट्यूशंस हैं अपने नज़दीक, चंडीगढ़ के अंदर है, भोपाल के अंदर है, कलकत्ता में, चेन्नई में है।
ये बहुत काम कर रही है और खासतौर पे डिसेबल्ड के लिए कर रही है। आप इनकी वेबसाइट्स को विजिट करके देखना, मैंने इसको डिटेल में इसलिए लिखा है कि वो रिपीटेटिव होगा। तो NITTRs को आप देखिएगा और आप पाएंगे कि डिसेबल्ड लोगों के लिए उन्होंने जो जॉब फेयर्स हैं या इस एरिया के अंदर किस एरिया के अंदर डिसेबल्ड जो बच्चे हैं उनके लिए वो कोर्सेज को ऑफर करते हैं और उन्होंने प्लेसमेंट भी करवाई है और डिटेल में दी हुई है। आप NITTR जो है चंडीगढ़ के अंदर है, आप उसकी विजिट करिएगा, वेबसाइट को आपको मिलेगा, सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट है, ये भी इसमें कर रहा है। और NIPMR ये है तो मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो मैंने आपको बताया, ये भी वोकेशनल एजुकेशन के लिए बहुत काम कर रहा है। और इसके जो एनिमल हेल्थ से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उसकी तमिलनाडु वेटरनरी जो साइंसेज यूनिवर्सिटी है और उसमें 5% रिजर्वेशन दी हुई है। लेकिन जब भी आप अपने डिसेबल्ड आपके जो स्टूडेंट्स हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं उनको अगर आप सजेस्ट करते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया आपने देखना है कि उनके अंदर उस टाइप की एबिलिटी है क्या। वो एबिलिटी मोटर एबिलिटीज़ भी हो सकती है, वो उनकी सोशल एबिलिटीज़ भी हो सकती है, वो उनकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ भी हो सकती है और वो उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ भी हो सकती है। हाँ, आपको लगता है कि वो इस टाइप की एबिलिटीज़ उनके अंदर हैं और वो उसको आगे मीन्स प्रोसीड कर सकते हैं तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट मैंने आपको एग्जांपल देके बताया तो इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है। एडेप्टिव बिहेवियर मीन्स जिस वर्क और वर्ल्ड के अंदर वो काम करना चाहते हैं तो वो अपने आप को अडेप्ट करने के काबिल हैं क्या, आपको लगता है क्या। अगर वो इनएडेप्टिव हैं उनको मत सजेस्ट करो आप, क्योंकि वो सीवियरली डिसेबल्ड कैटेगरीज के या उस कैटेगरी के अंदर वो आते हैं। तो अगर इस टाइप के कोई इशूज़ है तो उनको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं, सेक्टर स्पेसिफिक जो स्किल्स हैं, जैसे टेलरिंग और फैशन डिजाइन है। इसमें एडेप्टिव जो सिलाई मशीन्स आती हैं और डिसेबल्ड बच्चों को हम उनको इस टाइप के जो कोर्सेज हैं वो, और मुझे नहीं लगता कि जो टेलरिंग है इसके अंदर पैसे की कोई कमी है। अगर आप बहुत अच्छे स्किल्ड एक टेलर हैं पैसे मिलते हैं, सोचिएगा कभी। और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, सारा का सारा काम ही आजकल इनसे चलता है, कहीं भी चले जाओ आप, आजकल ऑटोमेशन का ज़माना है। अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड है लेकिन वो मेंटली एक्टिव है, उसका IQ लेवल ठीक है, यू कैन सजेस्ट दीज कोर्सेज। टूरिज्म, ट्रेवल और हॉस्पिटलिटी का है। मैं एक एग्जांपल और शेयर करूँ आपसे। मुझे वो अपील किया कि कैसे जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं बिकॉज ऑफ देयर वोकेशनल स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम दे आर ahead of us, हमारे से आगे हैं। जापान के अंदर मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था तो एक सुबह मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे लाइन अप करके खड़े हैं रिसेप्शन के पास। तो मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि क्यों खड़े हैं, तो उन्होंने कहा सर ये स्कूल से आए हैं, इनके टीचर इनके साथ हैं। छोटे छोटे बच्चे थे, हैरान रह जाओगे आप ये देख के। और जब आप यहाँ से चले जाओगे ना, चेकआउट हो जाएगा तो हम इनका राउंड लगवाते हैं होटल के, बड़ा होटल था, और ये सिर्फ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। काम तो हमारे एम्प्लॉइज करेंगे, इनका काम सिर्फ है ऑब्जर्व करना। बेडशीट को कैसे ठीक कर रही है, कैसे क्लीनिंग हो रही है, इसके अंदर डस्टिंग कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ये ही 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों का कार्य है, वो भी 6th क्लास के बच्चे, सिर्फ एक्सपोजर है। अब उन बच्चों में से किसी का इंटरेस्ट टूरिज्म में डेवलप होगा, किसी का हेल्थ सेक्टर में डेवलप होगा, किसी उनके इंटरेस्ट अपने आप जनरेट हो जाएंगे, और जिस एरिया में इंटरेस्ट जनरेट होंगे उसको ऑप्ट करते चले जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो हम इनको सजेस्ट कर सकते हैं। प्लम्बिंग है या मेसन की बात की मैंने, बेकिंग, आजकल तो बेकरी के प्रोडक्ट बताओ, दुनिया जान के सारा ही तो बेकरी का प्रोडक्ट बिकता है। अंग्रेजों ने हमारे को इतना सिखा दिया, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बेकरी के मिलते हैं। तो ये इस एरियाज के अंदर हम इनको देख सकते हैं। लेकिन आपने इनकी फंक्शनल जो कैपेसिटी है वो भी देखनी है कि उनके अंदर किसी चीज़ को लिफ्टिंग की कैपेसिटी या मोटर कोऑर्डिनेशन है, या चीज़ों को क्लाइंब कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, नहीं चढ़ सकते, या ग्रिप स्ट्रेंथ कितनी है, वो उसको ले सकते हैं, नहीं ले सकते, या फिंगर डेक्सटेरिटी की जो उंगलियों की या काम करने की जो क्षमता है वो है या नहीं। मीन्स इस टाइप की क्राइटेरियाज को अडेप्ट आप देखते हुए या उनको अप्लाई करते हो। AC चलवा लो आप नेक्स्ट सेशन के अंदर, अगर आपको गर्मी लग रही है थोड़ी तो ये चला दें। तो इस टाइप के जो हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये ट्रेडिशनल है, कारपेंटर का हो गया, गार्डनर का हो गया, पोटर्स का हो गया, या आर्टिस्ट हो गए। तो ये आपका धन्यवाद सुनने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप
इस टाइप के कोर्सेज। आपका कोई प्रश्न हो? कोई प्रश्न किसी भी हमारे साथी का? सर्टिफिकेशन का जिक्र किया था आपने, उसके बारे में मैं उस चीज पर गया, दोबारा जाऊं उस पर? तो वैसे बता देता हूँ मैं। आप इसमें से देख लेना जो लेवल्स है ना, उनमें एंट्री, मैंने एक स्लाइड बना रखी है उसके अंदर। तो सर्टिफिकेशन में क्या होता है कि हर वर्ष 1000 घंटे का कोर्स करना पड़ता है, 1000 घंटे। उसके अंदर 80% जो वो प्रैक्टिकल है शायद, और 20% थ्योरेटिकल। तो वो मिनिमम आपको अंदर उसके अंदर वो एक्विजिशन आपने स्किल की कर दी, तो वो आपको मतलब सर्टिफिकेट देंगे, लेवल बना रखे हैं। लेवल 1 का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। स्कूल लेवल पे सिर्फ सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, तो स्कूल लेवल की। तो लेकिन वो जो उन्होंने इसको एक्चुअली उन्होंने क्रेडिट बेस्ड सिस्टम बनाया, और क्रेडिट का मतलब होता है कि कितने घंटे की पढ़ाई आपने की। तो वो जैसे ही घंटे कंप्लीट होंगे, कोर्स वैसे ही बना रखा है, तो उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेशन मिल जाता है। लेकिन स्कूल लेवल पे जो सर्टिफिकेशन है वो सिर्फ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 है। ये उसके बाद सर्टिफिकेशन जैसे वोकेशनल कोर्सेज अगर आप ऑप्ट करते हैं, अभी देखिए मैं भी हैरान हूँ। मैं तो जो भी कोई बच्चा आता है उसको यही कहता हूँ कि वोकेशनल कोर्सेज को ऑप्ट करो। आप अब स्किल तो डेवलप करो। हम एक्चुअली मेहनत नहीं करना चाहते, इसमें मेहनत है, ये मेहनत का कार्य है। तो अदरवाइज बीओ कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो कई यूनिवर्सिटीज जो बीओ कोर्सेज हायर एजुकेशन में करवाती हैं, वो स्कॉलरशिप तक देती हैं, मतलब स्टाइपेंड्स वगैरह इनिशिएट कर देती हैं। बाकी कौन से देते बताओ आप, कौन से कोर्स उसमें पैसे हमारी जेब से लगती हैं। तो अगर वो स्टाइपेंड्स दे रही हैं बच्चों को, स्कॉलरशिप्स अगर मिल रही है, मिनिमम मिल रही है, चाहे उनको 500 रुपये मिल रहा है महीने का, मिल ही तो रहा है, जा तो नहीं रहा कुछ भी। और वो एट पार विद ग्रेजुएशन। अगर आप बीओ कोर्स करते हैं और ट्रेडिशनल एजुकेशन से बीए, बीएससी, बीकॉम करते हैं, बराबर है। आप कहीं भी ग्रेजुएशन बेसिस के ऊपर जॉब निकलेगी, आप अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी कंपटीशन के अंदर बैठ सकते हो। जो ग्रेजुएशन के बेसिस के ऊपर जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो भी कोचिंग लेते हैं और बच्चे कंपीट करते हैं, वो बीओ वाले भी कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल है। तो वो तो एट पार है, लेकिन उनके अंदर स्किल्स तो हैं किसी लेवल की। वो डिपेंड ये करता है कि उस इंस्टीट्यूशन के अंदर आपके लर्निंग एकेडमिक्स रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल है। अगर अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी प्रैक्टिकल स्किल्स वो डेवलप कर सकते हैं, तो आपका बच्चा सक्सेसफुल है। अब आईआईटीज हमारे इसलिए सक्सेसफुल है कि सारे के सारे वहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल है, पैसा उनके पास ज़्यादा आता है। तो अच्छा इंस्टीट्यूशन चुन के मेरे हिसाब से एज ऑन डेट अगर हरियाणा की अगर हम बात करें तो उसकी यूनिवर्सिटी ठीक चलेगी। और उसके अंदर जो कोर्सेज होते हैं बच्चे, वो खुद ही आप उनकी वेबसाइट को इवन अपने मोबाइल पे अभी जाके विजिट कर सकते हैं। 81% वो दे आर क्लेमिंग दैट दे आर मींस प्लेसिंग द स्टूडेंट्स एवरी ईयर। 81% कहाँ प्लेसमेंट है जी, नौकरियाँ कहाँ हैं? और वो प्लेसमेंट कर रही हैं, और वो कह रहे हैं हमारा जो पैकेज गया वो लगभग 50,000 से 60,000 पर मंथ का। बच्चा पास आउट हो रहा है तो 50 से 60,000 कमा रहा है। आप ये कौन सी अपनी खोल, ये पोर्टल खोल रखा है HKRM, इसमें कितने पैसे मिलते हैं भाई? तो बताओ, जब वो आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर दिलवा रहे हो, फिर प्राइवेट सेक्टर में अगर आपके अंदर स्किल्स है ना, उतना ही आप अपनी अर्निंग को एनहांस कर सकते हैं, पक्की बात। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।